हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अचीव सीएपीएफ के यूट्यूब चैनल पर। तो आज एक बार फिर से हम वापस हाजिर हैं आप सबके सामने इस वीक के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स के डिस्कशन को लेकर। ठीक है, ये हमारा अक्टूबर का फर्स्ट वीक है और यहाँ हम इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स का डिस्कशन देखेंगे कि क्या क्या एडिटोरियल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमें किस तरीके से इन सारे एडिटोरियल्स को पढ़ना है और कैसे हमें यहाँ से डेटा निकालने हैं जो हमारे काम के हों पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से, जो सीएपीएफ में हम अपने आंसर्स में पेपर 2 में कोट कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छे आंसर्स लिख सकते हैं। ठीक है, इससे हम ज़्यादा मार्क्स भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इन सारे एस्पेक्ट्स पे हम फोकस करेंगे अपने इस सीरीज में, जहाँ पे हम ग्रेजुअली आंसर राइटिंग टेक्निक्स को भी डेवलप करेंगे और रीडिंग हैबिट भी डेवलप करेंगे, जो हमारे ना कि सिर्फ पेपर 1 पेपर 2 बट उसके अलावा जो भी हम इंटरव्यू में अपीयर होंगे वहां पे भी ये सारी चीजें हमें हेल्प करेंगी। सो विदाउट वेस्टिंग सो मच ऑफ द टाइम, लेट्स जंप ऑन टू द टॉपिक। सो जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, ये है कॉमन प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स मस्ट हैव इंडिया आउटलुक। हमें यहाँ पे ये देखना, एग्रो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड एक आर्टिकल है हमारा यहाँ पर, जिसमें हम एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में मेनली देखेंगे। ठीक है, ये कैसे इंडिया में इसके एवेन्यूज हम ओपन कर सकते हैं, कैसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर को और भी ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं, ब्रॉडन वे में इसके होराइजन को और ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ अल्टरनेटिव देखेंगे, कैसे जो फार्मर्स हमारे हैं, हमें पता है कि इंडिया क्या है, एक फार्मिंग बेस्ड कंट्री है, जहाँ पे मोर देन 65% जो पॉपुलेशन है वो किस चीज़ में इंगेज्ड है, वो इंगेज्ड है अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उसको कैसे हम डील कर सकते हैं मेन प्रेजेंट डे टेक्नोलॉजी की हेल्प से, हम ये देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है कि इंडियाज वास्ट पोटेंशियल इन द एग्रो फॉरेस्ट्री सेक्टर इज ए यूनिक अपॉर्चुनिटी टू इंटीग्रेट विद कार्बन फाइनेंस प्रोजेक्ट्स थ्रू एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन एंड रिवेजिटेशन इनिशिएटिव, जिसको हम ARR भी कहते हैं, ARR इनिशिएटिव के थ्रू हम कैसे इंडिया के एग्रो फॉरेस्ट्री सेक्टर को और भी ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं, इसके अपॉर्चुनिटीज को हम अवेल कर सकते हैं कार्बन फाइनेंस प्रोजेक्ट्स के थ्रू। तो ये जो हमारा ARR इनिशिएटिव है कि कार्बन फाइनेंस प्रोजेक्ट है, ठीक है, इनिशिएटिव है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, हम देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू एक्सपैंड द एरिया अंडर एग्रो फॉरेस्ट्री फ्रॉम द करेंट 28.4 मिलियन हेक्टेयर्स टू 53 मिलियन हेक्टेयर्स बाय 2050। हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि जो हमारी एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए जो लैंड है, जो भी सेक्टर है यहाँ पे, एरिया जो अकॉर्डेड है इसके लिए, इसको हम यहाँ इतने % से क्या कर सकते हैं, इतने मिलियन हेक्टेयर तक क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं बाय 2050। ठीक है, हमारे कंट्री में एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, 8.65% इंडिया का टोटल लैंड एरिया कवर करता है और 19.3% क्या करता है, कंट्री के कार्बन स्टॉक को में कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ पे ये क्या है, 19.3 कार्बन स्टॉक में कंट्रीब्यूट करने का मतलब क्या है, यानी हमारे कंट्री में जितने भी कार्बन इमिशंस हो रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को कितना ज़्यादा हम सीक्वेस्ट्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पे एक टर्म आता है हमारा कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, सीक्वेस्ट्रेशन हम कार्बन फार्मिंग भी कहते हैं। हम जो भी कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको कैसे हम बरी कर रहे हैं या फिर उसको डिकम्पोज कर रहे हैं, जो भी कार्बन यूज कर रहे हैं। तो 19.3% जो हमारे कंट्री के कार्बन स्टॉक है इसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो हमें इससे पता चल गया कि एग्रो फॉरेस्ट्री कितना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है हमारे कंट्री के इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने में और हमारे कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करने में। ठीक है, रिसेंट रिसर्च के हिसाब से अगर एडिक्वेट पॉलिसीज बनाई जाए, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए और इंसेंटिव्स को हम अगर इंप्लीमेंट करें तो ये सेक्टर हमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, एडिशनल कार्बन सिंक प्रोवाइड कर सकता है 2.5 बिलियन टन्स का। ठीक है, 2030 तक। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि 2030 तक हम क्या कर पाएंगे, 2030 तक हम 2.5 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन को क्या कर पाएंगे, हम एब्जॉर्ब कर पाएंगे। जो भी हमारे इन्वायरमेंट में, हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा मेन रीजन इस टाइम पे क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, GHG, जस्ट GHG। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा है सबसे ज्यादा, इसी की वजह से हमारे जो इन्वायरमेंट क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है। तो सारी कंट्रीज हमारी किस चीज पे फोकस कर रही है, कार्बन को एब्जॉर्ब करने पे। ठीक, हम ये चीज को देख रहे हैं, जैसे कार्बन क्रेडिट स्कीम भी आया था, गवर्नमेंट ने ग्रीन क्रेडिट स्कीम और भी अलग अलग स्कीम्स निकाले इस चीज को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो कार्बन सिंक का काम कर सकते हैं 2030 तक। ठीक है, तो हमें इस चीज पे फोकस करना है, हमें ये चीज देखना। अभी हमने यहाँ इंट्रो में क्या देखा, जैसे इससे में हमें बताना होता है कि कैसे क्या इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एग्रो फॉरेस्ट्री के इंपॉर्टेंस को देखा कि कैसे एग्रो फॉरेस्ट्री की रोल प्ले कर सकती है हमारे कंट्री में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, जो कि हमने देखा इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए, और उसके साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हमने यहाँ पे देखा, जो हम इंट्रो में हमें लिखना होता है कि इस पूरे आर्टिकल में, जो भी ये आर्टिकल है हमारा यहाँ पे, इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले, तो हमारा मेन फोकस इन्हीं चीजों पे रहेगा। ठीक है, सबसे पहला कैसे हम इसको इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए यूज करेंगे और दूसरा कैसे हम इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे। हमारा मेन फोकस इसी चीज पे यहाँ पे रहने वाला है इस आर्टिकल में। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि कॉमन प्रैक्टिसेस में क्या है।
तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ आपके बेसिक डेटा है जो कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपको मेन पढ़ना है यहाँ पे हम उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी करंट डेफिनेशन के अराउंड अकॉर्डिंग जो कॉमन प्रैक्टिसेस है कार्बन स्टैंडर्ड के बारे में उसको समझाया गया है। तो यहाँ इंडिया के कंटेक्स्ट में हम देखते हैं क्या, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम आर्टिकल में पढ़ते हैं तो हमारा सबसे मेन मोटिव ये होना चाहिए कि हम उसमें ये चीज़ देखें कि इंडिया का रोल क्या है, इंडिया के लिए वो कैसे इंपॉर्टेंट है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से उसमें क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हम कोई भी आर्टिकल अगर कवर कर रहे हैं तो हमारा मेन फोकस इस चीज़ पे ही होना चाहिए, ठीक। तो हम आगे देखते हैं। तो रिसेंट डेटा इंडिकेट करता है कि 86.1% जो इंडियन फार्मर्स है वो स्मॉल है और मार्जिनल है। हमें पता है कि प्रिमिटिव फार्मिंग आज भी हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा लेवल पे फॉलो की जाती है। हमारे फार्मर्स जो है बहुत ज़्यादा क्या रिच नहीं है, बहुत ज़्यादा उनके पास रिसोर्सेज नहीं है और बहुत ज़्यादा उनके पास फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी नहीं है कि वो एडवांस लेवल की फार्मिंग करे। तो 86.1% जो हमारे इंडियन फार्मर्स है वो स्मॉल और मार्जिनल है। तो आप ये डेटा मेंशन कर सकते हो अपने एग्रीकल्चर वाले थीम में, पेपर 2 के नोट्स में आप इसको मेंशन कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंगली इस डेटा को आप यूज कर सकते हो पेपर 2 के लिए, ठीक। तो हमने ये डेटा यहाँ से निकाल लिया, जो डेटा हमें मिल गया कि ये चीज़ है हमारा। और इसमें क्या है कि विद दिस लैंड होल्डिंग्स ऑफ लेस देन 2 हेक्टेयर्स, ठीक। और उन सब के पास, सभी फार्मर्स के पास 2 हेक्टेयर से भी कम की लैंड होल्डिंग्स है, ठीक है। उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम की क्या है, लैंड होल्डिंग्स। हमने ये चीज़ देखा। दिस फार्मर्स ऑफन इंगेज इन एग्रो फॉरेस्ट्री। ये फार्मर ऑफन किस चीज में इंगेज होते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री में। पर ये जो इनका प्रोसेस होता है एग्रो फॉरेस्ट्री में इंगेज होने का, ये बहुत ज़्यादा नॉन सिस्टमेटिक होता है, यानी एक प्रॉपर प्री प्लान्ड वे नहीं होता है, स्कैटर्ड मैनर में होता है, यानी एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी के हिसाब से डिफाइंड प्रोपोर्शन में नहीं होता है। और प्लांटिंग ट्रीज अलॉन्ग साइड क्रॉप्स और स्मॉल पैचेज ऑफ फैलो लैंड, ठीक है। तो इस तरीके से हम बहुत ज़्यादा मिनिमलिस्टिक लेवल पे क्या करते हैं, फॉलो करते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री को हमारे कंट्री में, क्योंकि फार्मर्स की कंडीशन उतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा सुदृढ़ नहीं है हमारे कंट्री में। वाइल बेनिफिशियल दिस प्रैक्टिसेस may not meet the additionality criteria set by current carbon standards because they are perceived as common with the Indian context। तो जो कॉमन स्टैंडर्ड सेट किया गया है करंट कार्बन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, उस चीज़ को मीट नहीं करता है हमारे कंट्री का जो एग्रो फॉरेस्ट्री सेक्टर है। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, तो हमें इस चीज़ को ग्रो करना होगा, इसको सस्टेनेबल लेवल पे और भी ज़्यादा इन्हांस करना होगा, इसको अलग अलग एस्पेक्ट्स में ब्रॉड करना पड़ेगा हमें। सबसे बड़ा नीड ये है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन से, सिविल सोसाइटी इंटरवेंशन से हम इस चीज़ को क्या कर सकें और भी ज़्यादा इन्हांस करें। तो हम ये चीज़ देखेंगे कि ये कैसे एग्रो फॉरेस्ट्री हमें हेल्प करेगा। इन सब चीज़ों को जो स्टेप्स हमें लेने हैं, अगर उन सब चीज़ों पे हम वर्क करें, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि हमने देखा कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर सकते हैं, एक प्रॉपर स्कीम फॉर्मुलेशन हो गया, गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराए, इंसेंटिव्स दिया जाए, ठीक है। तो ये सेक्टर किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है, हमने ये देखा, ठीक है। और इसके यहाँ पे सिर्फ एक एस्पेक्ट हमने देखा है कि कार्बन सिंक की तरह वर्क करेगा। 2.5 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट कार्बन सिंक हम कर पाएंगे 2030 तक। पर इसके अलावा भी कुछ और इसके अलावा भी इसके कुछ और भी एवेन्यूज है जिसको हम क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। तो दिस प्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट चैलेंज एज इट इफेक्टिवली एक्सक्लूड्स अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन फार्मर्स फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन ARR कार्बन फाइनेंस प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो जो हमारा कॉमन स्टैंडर्ड सेट किया गया है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ARR हमारा रिफॉरेस्टेशन एंड रिवेजिटेशन इनिशिएटिव जो है हमारे कार्बन सिंक को इनहेंस करने के लिए, उसमें हमारे इंडियन फार्मर्स कैपेबल नहीं है उस चीज में इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। इससे क्या होता है, उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज से वो डिप्राइव रह जाते हैं, जिससे क्या कर सकते थे, वो एडिशनल इनकम अर्न कर सकते थे कार्बन क्रेडिट से। अब ये होता क्या है, कार्बन क्रेडिट क्या है, तो जो भी अमाउंट ऑफ कार्बन हम क्या करेंगे, सिक्वेस्ट करेंगे या कार्बन जो एब्जॉर्ब करेंगे, उसके बदले हम उस चीज को उतने क्रेडिट सेल करके क्या कर सकते हैं, हम अर्निंग कर सकते हैं। तो हमारे जो इंडियन फार्मर्स थे उनके पास एक ब्रॉड अपॉर्चुनिटी इस चीज की हो सकती थी कि वो इसके हेल्प से, कार्बन क्रेडिट के हेल्प से क्या कर सकते थे, एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी अर्न कर सकते थे। पर क्योंकि वो ARR जो कार्बन फाइनेंस प्रोजेक्ट है इसमें पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाएंगे, तो वो कार्बन क्रेडिट को अवेल नहीं कर सकते और यहाँ से उनकी अर्निंग का एक सोर्स जो है यहाँ से कट आउट हो जाता है, ठीक है। तो इससे बहुत बड़ा लॉस है हमारे इंडियन फार्मिंग सेक्टर को, ठीक है। अब अगर ये चीज हम अवेल कर पाते तो क्या होता है, हमारे फार्मर्स की सिचुएशन जो होती वो बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे क्या होती, इनहेंस्ड होती है और कार्बन हमारी जो फार्मर्स हैं बहुत ज़्यादा एफिशिएंट लेवल पे फार्मिंग कर पाते हैं और फार्मिंग सेक्टर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हम उस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल से एक्सेल कर पाते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो इंडिया का जो यूनिक एग्रीकल्चर लैंडस्केप है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारी फिजियोग्राफी है, जिसकी वजह से हम डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स क्या कर पाते हैं, ग्रो कर पाते हैं। तो इंडिया के पास क्या है, एक यूनिक एग्रीकल्चर लैंडस्केप है और इसलिए हमें अर्जेंट नीड है कि हम इन सारे कॉमन प्रैक्टिस को रीडिफाइन करें और कंसीडर करें किस तरीके से हम इन चैलेंजेस और को टैकल कर सकते हैं और एग्रो फॉरेस्ट्री सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, ताकि फार्मर्स की सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी हो जाए और उनको एक अल्टरनेटिव सोर्स अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग, सिर्फ फार्मिंग ही ना हो, उनके इनकम का एक सोर्स, उनके पास अल्टरनेटिव सोर्स क्या हो, कार्बन क्रेडिट भी उनके पास अवेलेबल हो,
तो इसके लिए हमें एक इंडिया सेंट्रिक अप्रोच चाहिए जहाँ पे स्मॉल और इंक्रीमेंटल चेंजेस हम ला सके लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें एक मोर सिस्टमेटिक एग्रो फॉरेस्ट्री टेक्निक अडॉप्ट करनी पड़ेगी और कार्बन फाइनेंस को यूटिलाइज करना पड़ेगा, जिससे हम ट्री कवर मेंटेन कर पाए और हम पूरे अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को इससे क्या कर पाएंगे, ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे फर्दर कह रहा है कि रिवाइजिंग एंड कंसिडरेशन ऑफ द कॉमन प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स टू एकोमोडेट the fragmented smallholder model prevalent in India would unlock the vast potential for carbon sequestration। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि अगर हम इस चीज़ को रिवाइज करते हैं अपने कॉमन प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स को और कंसीडर करते हैं, इसमें कुछ रिफॉर्म्स लाते हैं, तो जो हमारे जो इंडियन फार्मिंग सेक्टर है इसमें क्या होगा, एक वास्ट पोटेंशियल जनरेट कर पाएंगे हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए। एंड दिस वुड इनेबल अ ग्रेट नंबर ऑफ फार्मर्स टू पार्टिसिपेट इन कार्बन फाइनेंस प्रोजेक्ट प्रोवाइडिंग देम विद एडिशनल इनकम स्ट्रीम्स वाइल कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज क्लाइमेट गोल्स। यहाँ पे जैसे कहते हैं ना, एक तीर से दो निशाना, तो यहाँ पे यही काम होगा। हम एक काम के थ्रू हम क्या कर पाएंगे, दो गोल्स अचीव कर पाएंगे। जैसे क्या क्या, तो हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर पाएंगे तो क्या होगा, हम नेट जीरो की तरफ जो हमारा टारगेट है हमारे गवर्नमेंट का कि 2070 तक हमें नेट जीरो अचीव करना है, तो वो भी चीज में हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे कि जो भी हमारे कार्बन होंगे उस चीज को हम क्या कर पाएंगे, कार्बन फार्मिंग के थ्रू क्या कर पाएंगे, इस चीज को हम एब्जॉर्ब कर पाएंगे बहुत ज़्यादा जो कार्बन हमारे इन्वायरमेंट में है, और उसके अलावा हम इसे अर्न भी कर पाएंगे कार्बन फाइनेंस प्रोजेक्ट की हेल्प से। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब हम इस चीज़ को प्रमोट करेंगे अपने एग्रो फॉरेस्ट्री जो हमारा सेक्टर है इसमें रिफॉर्म्स लाएंगे, तो इससे हम ये चीज़ अवेल कर सकते हैं। ठीक, फर्दर बाय एक्नॉलेजिंग द फ्रैगमेंटेड नेचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, कार्बन क्रेडिट प्लेटफॉर्म्स को डिजाइन इंसेंटिव्स दैट वुड इनकरेज सिस्टमेटिक एग्रो फॉरेस्ट्री देयर बाय इनहैंसिंग बोथ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड रूरल लाइवलीहुड्स। वही चीज़ यहाँ पे आगे भी बताई गई है कि जब हम इस चीज़ पे और वर्क करेंगे, कार्बन क्रेडिट प्लेटफॉर्म्स को डिजाइन करेंगे अपने सिस्टमैटिक वे में एग्रो फॉरेस्ट्री के अकॉर्डिंगली, तो हम क्या कर पाएंगे, अपने इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को भी इनहांस कर पाएंगे। और इससे क्या होगा, जो हमारे रूरल एरियाज में फार्मिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर बेस्ड जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ है, एम्प्लॉयमेंट है, हमें पता है कि रूरल सेक्टर में हमारे कंट्री का जो रूरल सेक्टर है वो मेनली किस चीज़ पे डिपेंड होता है, एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड होता है। तो हम क्या कर पाएंगे, जब हम इस चीज़ को प्रमोट करेंगे तो क्या होगा, इससे सबसे पहले तो कार्बन फार्मिंग के थ्रू हम क्या कर पाएंगे, क्लाइमेट चेंज को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर पाएंगे, क्लाइमेट गोल्स जो हमारे उसको अचीव कर पाएंगे। और उसके बाद इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी जो हमने देख लिया, और रूरल लाइवलीहुड को भी हम क्या कर पाएंगे, इनहैंस कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, बाय प्रोमोटिंग अल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स एंड प्रोवाइडिंग एडिशनल इनकम स्ट्रीम्स फॉर फार्मर, दीज प्रोजेक्ट्स कैन हेल्प एड्रेस इशूज सच एज लो प्रोडक्टिविटी, डिपेंडेंस ऑन मॉनसून एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, जब हम इस चीज़ को प्रमोट करेंगे तो एक अल्टरनेट लाइवलीहुड प्रमोट कर पाएंगे हम फार्मर्स के लिए, जिससे क्या होगा, उनको एक एडिशनल लाइवलीहुड इनकम स्ट्रीम जनरेट हो जाएगा फार्मर्स के लिए। इससे क्या हो पाएगा, फार्मर्स के पास एक प्रॉपर कैपिटल मैनेजमेंट भी सही से हो पाएगा, उनके पास एक फंडिंग भी अच्छी खासी रहेगी, उनके पास उनकी अर्निंग अच्छी होगी, तो वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे फार्मिंग सेक्टर में, और हमारा फार्मिंग सेक्टर बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। इसके अलावा जो हमारा फार्म डिपेंडेंस है मानसून पे, उसको भी हम रिड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि हम ज़्यादा टेक्नोलॉजीज इंक्लूड कर पाएंगे फार्मिंग सेक्टर में, और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को भी हम बहुत हद तक कम कर पाएंगे, और लो प्रोडक्टिविटी भी हम कम कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी के साथ हम मानसून पर डिपेंडेंस कम कर पाएंगे, और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को भी हम कम कर पाएंगे। तो एक आपने देखा, एक जो हमारा ARR इनिशिएटिव है, ये एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन एंड रिवेजिटेशन इनिशिएटिव, इसके थ्रू हम क्या कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा गोल्स को अचीव, बहुत सारे गोल्स को अचीव कर पाएंगे, जो कि हमने देखा यहाँ पे मल्टीपल पैराग्राफ में जो चीज़ यहाँ डिफाइन की गई है। ठीक है, जो फार्मर्स है हमारे कंट्री में, फॉर फार्मर्स ग्रैपलिंग विद अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स एंड फ्लक्चुएटिंग क्रॉप यील्ड, पार्टिसिपेटिंग इन ARR प्रोजेक्ट प्रेजेंट्स अ पाथवे टू इनकम डाइवर्सिफिकेशन। ये चीज़ हमने देख ही लिया कि हमारे कंट्री में जो अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स है और क्रॉप यील्ड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है इसकी वजह से, तो जब ARR प्रोजेक्ट में फार्मर पार्टिसिपेट करेंगे तो इनको एक इनकम के लिए डाइवर्स फील्ड जनरेट हो जाएगी, और इनके इनकम की भी क्या हो जाएगी, डाइवर्सिफिकेशन हो पाएगी। By integrating trees into their agricultural landscapes or restoring degraded forest areas on their land, farmers can tap into additional revenue streams through carbon sequestration। हम ट्रीज ग्रो करेंगे और कार्बन को क्या करेंगे, सिक्वेस्ट्रेशन कार्बन का कर पाएंगे, तो और भी ज़्यादा हमें अपॉर्चुनिटी जनरेट हो पाएंगी। ARR प्रोजेक्ट्स डिलीवर क्रूशियल इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स, जो कि हमने देखा कि क्या क्या इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स, जैसे हमने ये चीज़ देखा कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज बेनिफिट हमें होगा, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को हम कर्व कर पाएंगे। तो इसके साथ साथ जो इन्वायरमेंटल बेनिफिट होंगे हमें एफॉरेस्टेशन करने से, हमारे जो क्रॉप लैंड से, इसके क्या क्या बेनिफिट होंगे हम ये देखते हैं। हमें पता है कि सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होते जा रही है ड्यू टू सैलिनाइजेशन ऑफ द सॉइल, तो ऐसे एरियाज में जहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी कम हो चुकी है, उस चीज़ को हम क्या कर पाएंगे, रिजुविनेट कर पाएंगे, तो सॉइल की फर्टिलिटी इनहैंस होगी। उसके बाद हमें पता है कि बहुत सारे कंट्री के हमारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर टेबल बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है, जिसके कारण हम वाटर क्राइसिस जैसे सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। तो इससे हमारा वाटर रिटेंशन भी इंप्रूव होगा,
सॉइल की क्वालिटी जब अच्छी होगी तो वाटर रिटेंशन अब इंप्रूव होगा, तो एग्रीकल्चर के एवेन्यूज भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपन अप हो जाएंगे। ये चीज़ हो गई। सॉइल इरोजन मिटिगेट हम कर पाएंगे, इस चीज़ से मतलब रिड्यूस कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ये दोनों बोल्स्टर हो गए, यानी दोनों चीज़ हमारे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी और क्या हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी, इस चीज़ को हम क्या कर पाएंगे, स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। तो ये चीज़ था हमारा ARR का एक इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट। इधर हमने पहले क्या देख लिया, इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखा और यहाँ इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट। जो चीज़ मैंने आपको लास्ट विजन के लेक्चर में बताया था कि आपको किसी भी एस्से को लिखना है, किसी भी टॉपिक को लिखना है, तो आपको उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स में डिवाइड करके लिखना है। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हो, इस आर्टिकल में कैसे 2-3 एस्पेक्ट्स से हमने डील किया है कि कैसे एज अ होल कंट्री का डेवलपमेंट होगा एक सिंगल इनिशिएटिव से, ठीक है। उसके अलावा इंडिविजुअल लेवल पे क्या डेवलपमेंट होने वाला है, ठीक है। उसके अलावा हमारे इन्वायरमेंटल लेवल पे हम कैसे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की हेल्प से, और जब हम एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन एंड रिवेजिटेशन इनिशिएटिव्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो पूरे आर्टिकल में ये चीज़ ही हमें समझाना था आपको कि ये किस चीज़ से बेनिफिशियल है, किस तरीके से हमारे कंट्री के लिए, मल्टीपल एस्पेक्ट से, ठीक है। अब यहाँ आपका कंक्लूजन है, तो यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि मैंने कंक्लूजन लिखने का तरीका आपको पहले ही बताया था, और उस तरीके से ही सभी आर्टिकल्स में कंक्लूजन होते हैं कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्यूचर व्यूज़ प्रेजेंट करेंगे। अगर आपको पढ़ना है तो आप इस चीज़ को, वीडियो को यहाँ पॉज करके ये चीज़ देख सकते हो। मैंने कुछ एक इंपॉर्टेंट लाइन्स जो थे हाईलाइट भी कर दिए हैं। एज अ होल मुझे आपको इस टॉपिक को समझाना था यहाँ पे कि ये ARR क्या इनिशिएटिव है और ये किस तरीके से हमारे कंट्री को हेल्प करने वाला है, जिससे हमने डील कर लिया। ओके, तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, लाइक इसमें बहुत कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं मेंशन की गई हैं फिलहाल, पर यहाँ पे आप एक चीज़ समझ सकते हो कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन हम अपने न्यूक्लियर सेक्टर में कैसे इन्हांस करेंगे। हैविंग प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी, यहाँ पे हमें ये चीज़ देखना है। तो जुलाई 2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना बजट प्रेजेंट किया था, तो उसमें अनाउंसमेंट किया गया था कि हम अपने इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को एक्सपैंड करने वाले हैं। पार्टनरशिप प्रपोज कर रही है गवर्नमेंट के इसमें प्राइवेट सेक्टर के लिए, जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, भारत स्मॉल रिएक्टर्स रिसर्च, भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स एज वेल एज न्यूअर न्यूक्लियर एनर्जी टेक्नोलॉजीज। तो यहाँ पे हम न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में प्राइवेट एंटिटी को क्या कर रहे हैं, हम कोलैबोरेट कर रहे हैं उनके साथ, ठीक है। दिस अनाउंसमेंट इज एम्ड एट इंडियाज एम्बिशियस परस्यूट ऑफ डीकार्बनाइजेशन ऑफ एनर्जी जनरेशन एंड अचीविंग 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी जनरेशन इन इंडिया बाई 2030, ठीक है। हमने प्लेस लिया था COP26 में, जो हमारा हुआ था ग्लासगो में 2021 में। वहाँ पे हमने एक पंचामृत स्कीम गवर्नमेंट ने अपनाया था, जहाँ पे एक उनका टारगेट ये था कि 500 गीगावाट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट हम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी जनरेशन से करेंगे 2030 तक। तो जब हम न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को अपने एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, हम इस चीज़ की तरफ भी कंट्रीब्यूट करेंगे कि हमारा एक गोल क्या होगा, इधर फुलफिल होता जाएगा। तो इंडिया न्यूक्लियर सेक्टर क्या है, यहाँ पे हम प्राइवेट एंटिटीज़ को भी इन्फ्यूज करना स्टार्ट करेंगे, जिससे इसमें इन्हांसमेंट हो पाए। यहाँ पे एक इसका लॉ यहाँ पे दिया हुआ है कि सेक्शन 3A ऑफ द AEA, अब ये है कि एटॉमिक एनर्जी अमेंडमेंट एक्ट जो है हमारा, ये एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू प्रोड्यूस, डेवलप, यूज एंड डिस्पोज ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है हमारा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे कोई पावर नहीं दी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, दे आर एम्पावर्ड टू प्रोड्यूस, डेवलप, यूज एंड डिस्पोज एटॉमिक एनर्जी। यहाँ पे हमने ये समझ लिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ और लॉज दिए गए हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जितना पढ़ोगे वहाँ पे कंफ्यूज होते जाओगे, तो आपको लिमिटेड चीज़ें ही देखनी है। यहाँ पे बस आप एक टर्म याद रखना कि सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट CLNDA ये है, ठीक है। अब ये है क्या कि अगर न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से किसी को भी डैमेज होता है इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटल लेवल पे, तो उसके कंपेंसेशन के लिए ये चीज़ बनाया गया था एक्ट कि किस तरीके से उस चीज़ को हम कंपेंसेट करेंगे। सो द रोड मैप फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन द इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर मस्ट रन कॉन्सोनेंट और नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद द एप्लीकेबल लॉज। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमारे लॉज हैं न्यूक्लियर एनर्जी, इसके साथ कॉन्सोनेंस के साथ चले, इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना करे, ठीक है। तो यही जो हमारा है उसमें क्या रिस्ट्रिक्शन है प्राइवेट सेक्टर पे, हम ये देखते हैं। तो जो गवर्नमेंट स्कीम है यही gives the government sole control and responsibility over all the activities in respect of nuclear energy either through an authority or company established by it, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो एक्ट है हमारा, इसके अंदर क्या है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट के अंदर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारे गवर्नमेंट को दी गई है, किस चीज़ के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर के अथॉरिटी के लिए, या फिर कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है जिसके द्वारा वो चीज़ रन की जाए। तो सोल अथॉरिटी किसके हाथ में, हमारे पास ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही। ये चीज़ हमें यहाँ पे जानना जरूरी था, ठीक है। न्यूक्लियर सेक्टर के बारे में अगर कल को कोई एस्से आता है तो आप वहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि आपके पास आइडिया रहेगा किसकी अथॉरिटी किसके पास है, हमारे प्रिवेलेंट लॉज क्या कंट्री में, और हम किस तरीके से इस चीज़ का यूज कर सकते हैं अपने क्लाइमेटिक गोल्स को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक डेटा था इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, आप देख सकते हो। इन सो फार द कॉस्ट इम्प्लीकेशंस आर कंसिडर्ड आर कंसर्न्ड
The Niti Aayog report, the Union Ministers of Finance statement contemplate partnering with private participants to attract nearly 26 billion of investments into the sector. यहाँ पे कहा जा रहा है नीति आयोग की रिपोर्ट है जो कि एक अपने आप में एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है। आई एम सॉरी, एक मिनट। हाँ, जो नीति आयोग की यहाँ पे रिपोर्ट है तो यहाँ पे कहना चाह रहा है इस चीज़ में कि नीति आयोग के अकॉर्डिंग अगर फाइनेंस ये हम यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को अगर इंश्योर करते हैं तो यहाँ पे हम $26 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में, ठीक है। और इसके इन्वॉल्वमेंट से क्या होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ये चीज़ हमें समझ में आ रही है। A possible approach is in forming public-private partnership where the NPCIL or a similar government body authority holds 51% ownership of nuclear plants aligning with existing laws। यहाँ पे कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर क्या बहुत ही ज़्यादा डेंजरस भी है हमारे लिए, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी का हम मिसयूज भी किया जा सकता है हमारे कंट्री में बहुत तरीके से। तो यहाँ पे अगर हमें प्राइवेट पार्टनर्स को इंक्लूड करना है अगर न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में, तो हमारे सबसे मेन आइडिया क्या होना चाहिए, मेन गोल क्या होना चाहिए कि जो ज़्यादातर ओनरशिप राइट्स हमारे किसके पास रहे, गवर्नमेंट के पास, ताकि उसका हम पीसफुल यूज इंश्योर कर पाए। हम ऐसा ना हो कि हम उसके मिसयूज को डील कर रहे हो और उसका खामियाजा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे कंट्री के लोगों को भुगतना पड़े। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि मोर देन 50% ऑफ द ओनरशिप किसके न्यूक्लियर प्लांट्स की किसके पास होनी चाहिए, गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अगर हम कर भी रहे हैं तो, ठीक है। फॉर रीजंस दैट आर ऑब्वियस टू एनीवन हु इज वैगली फैमिलियर विद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, द प्रेजेंट न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन द विसिनिटी ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इंस्यूजेज एन नार्डली थ्रेट। हमें पता है कि कैसे न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर, जो न्यूक्लियर एनर्जी सेटलमेंट्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, किस तरीके से थ्रेट प्रोड्यूस करते हैं हमारे ह्यूमन सेटलमेंट के लिए। जैसे हमने पास्ट में एग्जांपल्स भी देखे हैं जहाँ पे डिजास्टर हुए थे। चेरनोबिल डिजास्टर जो 1986 में हुआ था और फुकुशिमा डाइची एक्सीडेंट जो 2011 में हुआ था, इसके कुछ एग्जाम्पल्स है। तो हम ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर प्राइवेट सेक्टर को हम देते हैं, प्राइवेट सेक्टर मेनली किस चीज़ पर बेस्ड होती है, उनका मेन गोल होता है प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। उनको पब्लिक वेलफेयर का मतलब there is a CSR, ठीक है, corporate social responsibility, but if there is any private entity, their sole focus would be on generating profit from any institution, any firm। तो अगर हम किसी प्राइवेट एंटिटी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में, तो वी मस्ट बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट दे कैन बी मिसयूज्ड, आवर एनर्जी एंड रिसोर्सेज कैन बी मिसयूज्ड एट मल्टीपल इंस्टांसेस ऑफ टाइम। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट को मेजोरिटी में स्टेक्स उसमें रखने पड़ेंगे ताकि गवर्नमेंट इस चीज़ को इंश्योर कर पाए, ठीक। जैसे हमने एग्जांपल भी देख लिया यहाँ पे, क्या एग्जांपल है, बस यहाँ पे यही चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट थी कि अगर हम प्राइवेट पार्टिसिपेशन इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें किस तरीके से इससे डील करना होगा। अगर आपको कल को एक आर्ग्यूमेंट आ जाता है एग्जाम में कि क्या हमें इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में प्राइवेट पार्टिसिपेशन प्रमोट करना चाहिए, तो वहाँ पे आपके पास एक आइडिया हो गया कि किस तरीके से प्राइवेट एनर्जी सेक्टर का यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं कि एक्सपैंड करने में हेल्प करेगा हमारे न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को, जिससे क्या होगा, हम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी बन पाएंगे जहाँ पे हम एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाएंगे अपने, और हमारा न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर भी डेवलप होगा। बट ऑन दी अदर हैंड इसके हम कुछ ड्रॉबैक्स देखें तो ये क्या है कि ये सेक्टर मेनली प्रॉफिट बेस्ड होगा, तो यहाँ पे हमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी इंश्योर करना पड़ेगा ताकि ह्यूमन सेटलमेंट और सोसाइटी का हम प्रिजर्वेशन कर सकें। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स भी जो अपने आंसर्स में कोट कर सकते हो, जिससे आपका आंसर बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक यहाँ पे लगने लगेगा। यहाँ पे मल्टीपल थिंग्स हमने देख लिया, जैसे गवर्नमेंट रिपोर्ट भी देखा कि किस तरीके से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हम करने से ज़्यादा फाइनेंस अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक। ये चीज़ हमने देख लिया। गवर्नमेंट लॉज भी देख लिए कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग, क्रिएटिंग एंड प्रोड्यूसिंग ऑल दिस एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक। और मल्टीपल चीज़ें हमने देखी यहाँ पर, ठीक। तो हमने यहाँ पे इस आर्टिकल में ये चीज़ समझ लिया कि क्या न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर है और किस तरीके से हमें इसका यूज़ करना है। तो आपके पास एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव रेडी हो चुका है इसके लिए भी, ठीक। तो यहाँ इसी के साथ ये आर्टिकल भी खत्म होता है। अब हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, एन ऑब्सेशन विद रैंकिंग इज हार्मिंग इंडियाज यूनिवर्सिटी, ठीक है। रैंकिंग सिस्टम जो है हमारी यूनिवर्सिटीज, हायर यूनिवर्सिटीज में जो रैंकिंग सिस्टम होती है, वर्ल्ड लेवल, ग्लोबल लेवल पे भी होती है, हमारे कंट्री के इंडिविजुअल लेवल पे भी हम क्या करते हैं, अपने यूनिवर्सिटीज़ को रैंक करते हैं। वो किस तरीके से इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ को हार्म कर रही है, हमें ये देखना है कि किस तरीके से रैंकिंग में अच्छी रैंकिंग लाने के लिए यूनिवर्सिटीज़ किस चीज़ पे फोकस करती है और क्या चीज़ लैग बिहाइंड हो जाती है। हमें इस चीज़ पे यहाँ पे देखना है इस आर्टिकल में, ठीक है। हमें बताया जा रहा है कि इस डिजिटल एज में हम नंबर्स को रिड्यूस करते जा रहे हैं। दिस trend has consumed the education system as seen in the rise of global ranking agencies which assigns ranks to universities across the world every year। जो हमने बताया कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो पूरे वर्ल्ड के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको रैंकिंग प्रोवाइड करती है। इंडिया का भी एक अपना ऐसा ही फ्रेमवर्क है जिसको कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो यूनिवर्सिटीज़ को अपने कंट्रीज़ में हमारे रैंक करती है, ठीक। अब इसका
यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी का मेन पर्पस क्या होता है। तो यूनिवर्सिटी का मेन पर्पस क्या है? टीच करना, अपने फ्यूचर सिटीजन्स को मेंटर करना और एंड टू एक्वायर एंड क्रिएट नॉलेज थ्रू रिसर्च। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ गोल बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी का मेन गोल क्या है। तो यहाँ पे हमने ये गोल देखा, रिसर्च एंड टीचिंग आर टू साइड्स ऑफ एजुकेशन कॉइन। एक कॉइन है, ठीक है, जिसके दो पहलू हैं। जो पहला एक एस्पेक्ट है उसका रिसर्च एंड दूसरा एस्पेक्ट है टीचिंग, नॉलेज क्रिएशन एंड डिसेमिनेशन। और यूनिवर्सिटी को इन दोनों में एक्सेल करने की जरूरत होती है। ठीक है, और ये दोनों के लिए ऑब्लिगेशन है, सोसाइटी के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। थ्रू इट्स एक्टिविटीज अ यूनिवर्सिटी ऑल्सो हैज सोशल एंड इकोनॉमिक impacts. It is impossible to capture a university's multidimensional nature with a single metric represented by a global or national rank. यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक यूनिवर्सिटी के मल्टीपल, जैसे हमने देखा कि कितने सारे एस्पेक्ट है, टीचिंग है, रिसर्च है, नॉलेज क्रिएशन है, उसका डिसेमिनेशन है, मल्टीपल एस्पेक्ट्स जुड़े होते हैं कि यूनिवर्सिटी के फंक्शनिंग में, जिसको एक सिंगल मैट्रिक से, एक सिंगल रैंकिंग फ्रेमवर्क के थ्रू जो ग्लोबली और नेशनल लेवल पे की जाती है, उसके अंदर क्या करना, कैप्चर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यानी अगर हम किसी इंस्टीट्यूशन को रैंक कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये ध्यान में होना चाहिए कि किस बेसिस पे हम उसको रैंक कर रहे हैं। ठीक है, रैंकिंग का बेसिस क्या है। अगर कोई यूनिवर्सिटी एक चीज़ में ऊपर है तो दूसरे में क्या होगी, नीचे होगी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कुछ एक चीज़ में वो अच्छी है। ठीक, तो मल्टीपल एस्पेक्ट्स है जहाँ पे एक यूनिवर्सिटी एडवांटेज गेन करती है तो कहीं लैग करती है, पर उसको सिंगल रैंकिंग फ्रेमवर्क में कैप्चर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हम यहाँ पे ये देखेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा पहला पैरा है, ओवर एम्फेसिस ऑन रिसर्च, हम ये देखते हैं। जो हमारी ग्लोबल रैंकिंग सिस्टम है वन डायमेंशनल है, यहाँ पे ना मल्टी डायमेंशन पे फोकस नहीं किया जाता है। और इसका ह्यूज इम्फेसिस सबसे ज़्यादा किस पे हम देते हैं, रिसर्च एक्टिविटी पे। ठीक है, मेन हमारा इम्फेसिस किस पे रहता है, रिसर्च एक्टिविटीज पे। ठीक है, यूनिवर्सिटीज रिसर्च आउटपुट इज क्वांटिफाइड यूजिंग क्राइटेरिया सच एज द नंबर ऑफ पेपर्स पब्लिश्ड। ठीक है, हम रैंकिंग किस बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं यूनिवर्सिटीज को, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पे उस बेसिस पे रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है कि कितने नंबर ऑफ पेपर्स उस यूनिवर्सिटी ने पब्लिश किए, रिसर्च पेपर्स। ठीक है, कितने जर्नल्स पब्लिश हुए हैं, जर्नल्स पब्लिश हुए वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी में। उसका नंबर ऑफ पीएचडी स्टूडेंट्स हुए एडमिटेड एंड ग्रेजुएटेड, कितने पीएचडी स्टूडेंट्स वहाँ पे एडमिट हुए, एडमिशन लिया उन्होंने और ग्रेजुएट हुए। ठीक है, ये सारे जो नंबर से ये जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, ये अपने आप में यूनिवर्सिटी के क्वालिटी को, कंटेंट को, रिलेवेंस को और उसके रिसर्च इम्पैक्ट को कवर नहीं कर सकते, कैप्चर नहीं कर सकते। ये सब एक सुपरफिशियल लेवल पे हम क्या करते हैं, इस चीज़ को रैंकिंग में फ्रेमवर्क करते हैं। ठीक, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमें इस चीज़ का पता है, पर सारी यहाँ पे इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज है इसी रेस में दौड़ रही है कि अच्छे रैंक कैसे आए। अब वर्ल्ड रैंक मिलने से क्या होता है, कंट्री विजिबल फेस पे आ जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स एडमिशन लेने लगते हैं और अट्रैक्ट होते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वर्ल्ड क्लास फैकल्टी, एकेडमिक पार्टनर्स, फिलैंथ्रोपिस्ट एंड डोनर्स। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ को इससे बहुत ज़्यादा क्या होता है, फायदा होता है। तो इसलिए यूनिवर्सिटीज़ क्या करती है, मेन उनका फोकस इसी पे है कि किस तरीके से अच्छी रैंकिंग इंश्योर की जाए। पर मेन गोल यूनिवर्सिटीज़ का ये नहीं होना चाहिए, हमें यहाँ पे ये बताया जा रहा है। ठीक है, इंडिया हैज़ ब्रॉट इनटू अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम विच इज शेप्ड बाय स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन फ्री मार्केट कैपिटलिज्म एंड अनफिल्टर्ड प्राइवेट कंपटीशन। इंडिया जो है अभी के टाइम पे अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम को एक्वायर करता जा रहा है, जिसका मेन फोकस क्या रहता है, कैपिटलिज्म यानी मार्केट कैपिटलिज्म, और दूसरा प्राइवेट कंपटीशन, जो कि यूनिवर्सिटी का मेन गोल नहीं है। यहाँ पे हमने देखा, द गवर्नमेंट ऑल्सो ग्रांटेड फुल ऑटोनॉमी टू सेवरल पब्लिक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट ने भी क्या किया है, बहुत सारे जो हायर इंस्टीट्यूशन है उनको पूरी ऑटोनॉमी दे दी है, उनके अकॉर्डिंगली उनको वर्क करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि दिस इनकम्पासेस फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एज वेल विच मीन्स दैट गवर्नमेंट विल सीज टू सपोर्ट देम। ठीक, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट फाइनेंशियली भी सपोर्ट नहीं करेगी वैसे यूनिवर्सिटीज को। ये हमने देखा। इन अदर वर्ड्स, पब्लिक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल नीड टू जनरेट देयर ओन फंड्स बाय इनहैंसिंग स्टूडेंट फीस। अब इससे क्या होगा, जब गवर्नमेंट अपने सपोर्ट रिड्यूस कर देगी, अपने पैर पीछे खींच लेगी, तो यूनिवर्सिटीज को अपने फीस बढ़ाने पड़ेंगे अपने फंड्स को क्या करने के लिए, जनरेट करने के लिए। इससे क्या होगा, स्टूडेंट की फीस बढ़ेगी और इससे एजुकेशन क्या होगा, अनएक्सेसिबल होता जाएगा हाई लेवल पे। ठीक है, और ये दोनों गवर्नमेंट के लिए और यूनिवर्सिटी के लिए तो विन विन सिचुएशन है, बट इसका असर किस पे देखने को मिलता है, हमारे स्टूडेंट्स पे, हमारे एजुकेशन सिस्टम पे। ठीक है, ग्लोबल रैंक के लिए हमें क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो स्टूडेंट्स के एजुकेशन को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम रैंकिंग के पीछे ना भागे, अगर क्वालिटी इंप्रूव करने पे भागे, तो हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का मेन गोल है, इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एंड मेंटरिंग। हमें टीचिंग और मेंटरिंग करना है अपने स्टूडेंट्स को, ताकि वो एक अच्छे फ्यूचर सिटीजन्स बन पाए और कंट्री के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर पाए। द मेट्रिक ड्रिवन ग्लोबल रैंकिंग एस्पिरेशंस एस्पायरिंग हायर एजुकेशन सिस्टम हैज एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द टीचिंग कम्युनिटी। ठीक है, ये ग्लोबल रैंकिंग एस्पायरिंग हायर एजुकेशन सिस्टम
ये जो ग्लोबल रैंकिंग सिस्टम है इसने टीचिंग कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा क्या किया है, एडवर्सली इंपैक्ट किया है। द अनड्यू एम्फेसिस ऑन रिसर्च टू द एक्सक्लूजन ऑफ वाइटल फंक्शन, जो ओवर इन्फेसिस हम रिसर्च पे कर रहे हैं रैंकिंग अच्छे आने के लिए, इससे क्या हो रहा है, हमारी टीचिंग जो है वो पुअर कंडीशन में चली गई है। यूनिवर्सिटी जॉब एस्पिरेंट्स आर ऑफन जज्ड बाय द नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स दे हैव प्रोड्यूस्ड। यूनिवर्सिटी के जो जॉब एस्पिरेंट्स है, जिनको आगे जॉब लेना है, उसको किस बेसिस पे जज किया जाता है, तो कितने नंबर ऑफ पेपर्स उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, कितने जर्नल्स उन्होंने पब्लिश किए हैं, कितने साइटेशंस उन्होंने किए हैं, उनकी पर इस पे फोकस नहीं किया जाता है कि वो कितने इफेक्टिव कम्युनिकेटर हैं, टीचर हैं, मेंटर हैं, और उनकी एबिलिटी कितनी अच्छी है कम्युनिकेशन सेक्शन में। ठीक है, ये चीज़ हमने देखा, ये कुछ ड्रॉबैक्स है यहाँ पे। द रोल ऑफ टीचिंग है डिक्लाइन इन द एजुकेशन सिस्टम, इसकी वजह से यहाँ पे क्या, यहाँ पे इसी चीज़ को इलेबोरेटेड वे में लिखा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट नहीं किया। बस ये कंक्लूजन यहाँ कहना चाह रहा है कि इन सब चीज़ की वजह से क्या है, टीचिंग का रोल क्या हो गया एजुकेशन सिस्टम में, डिग्रेड हो गया है, डिक्लाइन हो गया है, जिसका मेन गोल क्या था, यूनिवर्सिटी किस चीज़ से बनती है, स्टूडेंट्स और टीचर से। अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स आर जस्ट द सपोर्टिंग सिस्टम। और ये रैंकिंग फ्रेमवर्क की वजह से स्टूडेंट्स तो हैम्पर हो ही रहे, जिसको हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़ा, क्योंकि फीस इंक्रीज होगी। और उसके दूसरा रीजन क्या है, जो टीचर्स थे हमारे दूसरे बैकबोन यूनिवर्सिटीज के, उनका भी सिचुएशन क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि टीचिंग पे फोकस, मेंटरिंग पे फोकस नहीं दी जा रही है। ठीक है, तो अब इसके लिए करना क्या, हमने यहाँ पे प्रॉब्लम देख लिया रैंकिंग सिस्टम की वजह से क्या प्रॉब्लम है, तो हमें करना क्या होगा कि बताया जा रहा है यहाँ पे कंक्लूजन कि 2 वे ट्रैक हमें बनाना होगा। हमें दोनों चीज़ पे बैलेंस्ड वे में फोकस करना पड़ेगा। हमें इस तरीके से वर्क करना पड़ेगा कि रैंकिंग सिस्टम को भी हम इन्हांस कर पाए, एंड ऑन दी अदर हैंड हमारी जो यूनिवर्सिटी की क्वालिटी है हम उसको भी हैम्पर ना करें। ठीक, यूनिवर्सिटी शुड कंसिडर सेपरेट ट्रैक्स फॉर रिसर्च फोकस्ड एंड टीचिंग फोकस्ड फैकल्टी मेंबर्स। हमें रिसर्च फोकस्ड मेंबर्स फैकल्टीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना होगा, जो एक रिसर्च बेसिस पे होंगे और एक टीचिंग बेसिस पे होंगे। इससे क्या होगा, हमें फैकल्टीज भी अच्छे लेवल पे डाइवर्स मिलेंगे यूनिवर्सिटीज में, और एजुकेशन भी बहुत अच्छे से प्रमोट होगा। इंटरेस्ट ऑफ फैकल्टी मेंबर्स इन दीज 2 ट्रैक्स may extend beyond their primary focus, but they must not expected to excel in both at all the times। जो फैकल्टीज होंगे उनको हमें अपने अपने एक्सपर्टीज के बेसिस पे क्या करना होगा, दोनों को अलग अलग साइड में क्या करना पड़ेगा, इंगेज रहना पड़ेगा। एट सम इंस्टांसेस दोनों ओवरलैप कर सकते हैं, बट इन द लॉन्गर पीरियड दोनों के लिए डिफरेंट एवेन्यूज ओपन करने होंगे ताकि दोनों मर्ज ना करें एक दूसरे के साथ। अदरवाइज देयर विल बी स्कोप फॉर रिसेंटमेंट एंड लैक ऑफ कमिटमेंट अंडरमाइनिंग द वेरी फैकल्टी मेंबर्स हुज कंट्रीब्यूशन आर क्रिटिकल टू द यूनिवर्सिटीज मिशन। वरना क्या होगा, जब एक सिंगल फैकल्टी दोनों चीज़ों पर फोकस करेगा तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, और इससे क्या होगा, यूनिवर्सिटी का जो मेन मिशन है उसको हम क्या कर देंगे, हैम्पर कर देंगे, हम उस चीज़ को प्रॉपरली डील नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटीज मस्ट रियलाइज दैट द साइंटिफिक कंटेंट ऑफ अ पेपर एंड इट्स पॉसिबल सोसाइटल and economic impact are more relevant than the impact factor of journal which it is published on and the number of citation it garners। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ को ये रियलाइज करना पड़ेगा कि उसका मेन जो सोसाइटी पे या इकोनॉमिक क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के कंपैरिजन में कि उसने कितने जर्नल्स प्रोड्यूस किए हैं, पब्लिश किए हैं, और कितने साइटेशंस उसने प्रोड्यूस किए हैं। तो इस चीज़ से ऊपर उठ के हमें सोसाइटल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट पे यूनिवर्सिटीज़ को फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, केयरफुल अनबायस्ड जजमेंट मस्ट रिप्लेस मैट्रिक्स। यूनिवर्सिटीज मस्ट इनेबल अ पैराडिम शिफ्ट इन देयर इंस्टीट्यूशनल कल्चर टू वैल्यू एंड इनेबल द सक्सेस ऑफ बोथ रिसर्च एंड टीचिंग एफर्ट्स दैट कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट टू देयर ओवरऑल मिशन एज बीइंग द सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन एंड लर्निंग। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ को दोनों चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। एक पैराडिम शिफ्ट की जरूरत है जिससे हम अपने इंस्टीट्यूशनल कल्चर को क्या करें, वैल्यू करें और इनेबल करें सक्सेस दोनों सेक्टर में, टीचिंग सेक्टर में भी और रिसर्च सेक्टर में भी, क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं कोई भी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, दोनों ही बैलेंस्ड वे में चलेंगी, तभी जाके यूनिवर्सिटी का जो मेन ओवरऑल मिशन है हम उसको फुलफिल कर पाएंगे, जो कि क्या है, एक सेंटर बनना हायर एजुकेशन के लिए और लर्निंग प्रमोट करने के लिए। ठीक है, मेट्रिक फोकस्ड सिस्टम जो है, जिसको मेट्रिकोक्रेसी कहते हैं, ठीक है, इस साइनोनिमस इस चीज़ का नहीं होता मेरिटोक्रेसी के। ठीक है, हमें टैलेंट प्रोड्यूस करना है, स्किल्स डेवलप करने हैं, ना कि मेरिटोक्रेसी प्रमोट करनी है। ठीक है, एजुकेशन इज मार्केट रादर, अगर ऐसा होगा तो ये क्या इंप्लाई करता है कि एजुकेशन मार्केट है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड एजुकेशन का मेन गोल क्या था, सिटीजन्स राइट प्रमोट करना, स्टेट का ड्यूटी प्रमोट करना, और नॉलेज को एज ए कमोडिटी की तरीके से क्या करना, डिसेमिनेट करना स्टूडेंट्स में, ताकि वो फ्यूचर सिटीजन बन सके। पर अगर इस तरीके से मेरिटोक्रेसी पे फोकस किया गया, मेट्रिकोक्रेसी पे फोकस हम करते हैं, तो इससे क्या होगा, सिटीजन के राइट हैम्पर होंगे, एजुकेशन मार्केट की तरह देखा जाएगा, और क्या हो जाएगा, स्टूडेंट जो है कस्टमर की तरफ एज्यूम किए जाने लगेंगे, जो कि एजुकेशन सिस्टम के लिए डेंजरस साबित हो सकता है। ठीक है, इससे क्या होता है, ये क्रिएटिविटी को किल करता है, और जो इंथुजियाज्म टू लर्न है हमारा, इसको क्या करता है, डिग्रेड करता है। ठीक है, स्टूडेंट को प्रिपेयर नहीं करता है रियल वर्ल्ड के लिए, और ये फ्यूचर जनरेशन के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो हमने इस आर्टिकल में ये देखा कि यूनिवर्सिटीज़ में क्या रिफॉर्म की ज़रूरत है एट दिस टाइम हमें। ठीक है, किस तरीके से
हमें इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ को रिफॉर्म करना है ताकि वो दोनों रिसर्च पे भी फोकस रहे हमारा और टीचिंग पे भी फोकस रह सके, जिससे क्या हो ओवरऑल डेवलपमेंट हो हमारे कंट्री का, एंड जो हमारे सिटीजन्स होंगे फ्यूचर सिटीजन्स उनके भी स्किल्स का एंड नॉलेज डिसेमिनेशन पे हमें फोकस करना है। तो हमारा मेन गोल यूनिवर्सिटी का ये होना चाहिए। ये इस आर्टिकल में हमने डिस्कस किया जिसका मेन गोल क्या था, हमें क्या करना था, हमने इस चीज़ पर यहाँ पे फोकस किया। ये रहा हमारा ये आर्टिकल भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, सो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है शुड इलेक्शन कमीशन इंश्योर इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पे आपको एक नई पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगी कि जहाँ पे यहाँ पे एक डिस्कशन किया जा रहा है। बेसिकली इसके प्रोज एंड कॉन्स बताए जा रहे हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन को जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी मेंटेन रखने के लिए इंटरवेंशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो हमें पता है कि इंडिया जो है एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है जहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं, इलेक्शन प्रोसेस में एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है अलग अलग आइडियोलॉजीज पे वर्क करती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, उनके आइडियोलॉजीज बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग होते हैं और उनके वर्किंग मॉडल्स ऑफ ऑपरेंडी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए, उनके अंदर की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना चाहिए, उनके अंदर डेमोक्रेसी मेंटेन करने के लिए इंटरफेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, द इलेक्शन कमीशन हैज बीन थिंकिंग ऑफ नजिंग पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द इशू ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी बट हाउ कैन दे डू इट। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन सोच रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज में इंटरनल डेमोक्रेसी को मेंटेन किया जाए, पर इसको कैसे किया जा सकता है, इस पर डिस्कशन किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक डेटा मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो कि 2002 में एक रूलिंग आई थी सुप्रीम कोर्ट की जिसमें कहा गया था कि जो इलेक्शन कमीशन है वो कैन नॉट गो इन टू द पॉलिटिकल प्रोसेस एंड एनीथिंग विच इज पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस परसेस। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन का मेन मैंडेट क्या है। 4 इलेक्शंस कंडक्ट कराई जाती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, मेनली कौन कौन से, हमारे लोकसभा की, राज्यसभा की, प्रेसिडेंट की एंड वाइस प्रेसिडेंट की, मेनली जो हमारे और स्टेट लेजिस्लेचर्स की। ये कुछ एक इलेक्शंस हमारे कौन कंडक्ट कराता है, ऐसे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट। ये 4 इलेक्शंस का काम किसका है, इलेक्शन कमीशन का, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का जो मैंडेट है उसको उसी पे स्टिक रहना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज के पॉलिटिकल प्रोसेस में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, दैट्स वाई इट हैज नो पावर टू डी रजिस्टर अ पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड ऑन एनी वायलेशन ऑफ दीज थिंग्स। इसलिए कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई पावर नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज को क्या कर सके, डी रजिस्टर कर सके इस बेसिस पे कि उनके अंदर डेमोक्रेसी फॉलो नहीं की जा रही है। ठीक है, इस ग्राउंड पे इलेक्शन कमीशन क्या नहीं कर सकता है, उनको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता है। ठीक, दे कैन डी रजिस्टर। और किस बेसिस पे डी रजिस्टर किया जा सकता है पार्टीज को, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। तो सबसे पहला कि जो पॉलिटिकल पार्टी ने रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया है वो फ्रॉडुलेंट बेसिस पे हो या किसी अदर थिंग्स के बेसिस पे हो, बट दे कैन नॉट डी रजिस्टर पार्टी इफ दे डोंट हैव पीरियोडिक इलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कमीशन जो हमारी है वो एक तरीके से क्या कर सकती है, डी रजिस्टर कर सकती है, बट एक और तरीका जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं उसके तरीके से नहीं कर सकती। तो ये तरीका कौन सा हमारा, तो ये जो ग्राउंड है वो क्या है कि उन्होंने जो अपनी पार्टी की रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन की किसी फ्रॉड बेसिस पे की हो तो उसको क्या कर सकते हैं, हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। बट ऑन द ग्राउंड की उनके अंदर डेमोक्रेसी परफॉर्म नहीं की जा रही, इस बेसिस पे हम क्या नहीं कर सकते, उनको डी रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनका मैंडेट क्या है, इलेक्शन कंडक्ट कराना। देखो जैसे मैंने आपको बताया अभी कि उनका काम क्या है, इलेक्शन कंडक्ट कराना। उनका मैंडेट है इलेक्शन कंडक्ट कराना, जैसे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो गए, स्टेट लेजिस्लेचर्स के इलेक्शंस हो गए और पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उनको इलेक्टोरल रोल मेंटेन करना होता है और आर्टिकल 103 के अंडर दे एडवाइस ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एनी एमपी, और किसी भी एमपी के डिस्क्वालिफिकेशन पे क्या करते हैं, वो एडवाइस प्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ एक उनके मैंडेट है, ये सारे मैंडेट्स के बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि क्या मैंडेट है इलेक्शन कमीशन का। ठीक है, और यही चीज सिमिलर एमएलए के बारे में की जाती है इन द स्टेट। ठीक है, सेंटर और स्टेट में क्या उनका रोल है, हमने ये देखा इलेक्शन कमीशन का। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इलेक्शन कमीशन का जो मैंडेट है वो काफ़ी लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड होराइजन में इलेक्शन कमीशन के मैंडेट्स नहीं फैले हुए। ठीक, तो इलेक्शन कमीशन हैज डिटेरियोरेटेड इन इट्स कोर जॉब एंड दे आर अनेबल टू डू दैट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रेजेंट टाइम पे इलेक्शन कमीशन अपने जो उनका मेन मैंडेट है उसको ही सही से नहीं फॉलो कर पा रही है। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि अब अगर हम उनको एक्स्ट्रा टास्क देते हैं, अगर उनको ये भी टास्क हम दे देते हैं कि आप ये भी मॉनिटर करो, ये भी सुपरवाइज करो कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, तो उनको उनके कामों के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ों से क्या करना होगा, बर्डन करना होगा ये चीज़। ठीक है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। ठीक,
तो यहाँ पे राइटर का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन को हम एक्स्ट्रा चीज़ों से बर्डन नहीं कर सकते। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो बहुत ही क्रूशियल है और बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इंडिया की डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए। तो जो इनका मेन मैंडेट है उसमें ही हमें रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है और हमें ये चीज़ इंश्योर करना है कि सही तरीके से उसमें भी वर्किंग हो पाए इलेक्शन कमीशन की। तब जाके फ्यूचर में हम कुछ वेज निकाल सकते हैं, मिडिल पाथ निकाल सकते हैं जिसके थ्रू हम ये चीज़ अचीव कर पाए कि पार्टीज में डेमोक्रेसी इलेक्शन कमीशन के इंटरवेंशन के थ्रू क्या हो सके, हम मेंटेन कर पाए। बट एट दिस प्रेजेंट टाइम हमें ये चीज़ करना पॉसिबल नहीं है, या फिर लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें इलेक्शन कमीशन को और स्ट्रेंथन करना है ताकि वो प्रेजेंट मैंडेट जो है उसको ही प्रॉपर फ्री एंड फेयर मैनर में फुलफिल करे, ठीक है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सेकेंड राइटर है जो हमारे, उनका कहना है कि आई वुड लाइक टू से that election commission does whatever is mandated to it with efficiency. The only thing is that when it comes to the deregistration of parties, it will have many different directions or dimensions. यहाँ पे कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को जो चीज़ उनका मैंडेट है उसको वो बहुत ही एफिशिएंसी से करते हैं। बस सिर्फ एक प्रॉब्लम ये है कि डी रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे उनके पास बहुत सारे डिफरेंट डायरेक्शंस और डायमेंशंस प्रेजेंट हो जाते हैं। इलेक्शंस आर चैलेंज ओनली बाय वे ऑफ इलेक्शन पिटीशन अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इलेक्शन को सिर्फ हम इलेक्शन पिटीशन के ग्राउंड पे ही क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, ठीक। तो इसके अलावा चैलेंज करना पॉसिबल नहीं है, ठीक। उसके बाद कहा जा रहा है पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट्स इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। यहाँ पे कुछ अब तारीफ की जा रही है यहाँ पे हमारे कंट्री के डेमोक्रेसी की कि किस तरीके से हर एक पॉलिटिकल पार्टी जब पावर में आती है, एक प्रॉपर टाइम के बाद इलेक्शन होता है और जो भी इलेक्शन का रिजल्ट होता है वो पार्टीज उसको क्या करती है, एक्सेप्ट करती हैं। तो इस चीज़ की तारीफ की जा रही है कि इंडिया इसका गोल्डन एग्जाम्पल है जहाँ पे एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स बाय ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर इनॉर्मस, ठीक है। विद दिस क्रेडेंशियल्स इफ द इलेक्शन कमीशन इज मेड टू गो इनटू इंटरनल प्रोसेस द पॉलिटिकल process of deregistration, we will be running the risk of getting the poll body into a model where even the main stakeholders, the political parties, will start developing suspicion, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे पहले बताया गया कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन की वर्किंग है और इलेक्शन कमीशन के मैंडेट पे कितना सभी पॉलिटिकल पार्टीज को ट्रस्ट है कि जो भी रिजल्ट होता है इलेक्शन का उसको हर एक पॉलिटिकल पार्टी एक प्रॉपर तरीके में क्या करती है, एक्सेप्ट करती है और इस तरीके से इंडियन डेमोक्रेसी फंक्शन करती है। कभी इस तरीके इन चीज़ों में क्या वो ऑब्स्टेकल नहीं देखने को मिला। तो अगर हम इलेक्शन कमीशन को इस चीज़ से एक और मैंडेट उनको प्रोवाइड कराते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के में इंटरवेंशन करे, तो मे भी ये चीज़ हो सकती है कि इलेक्शन कमीशन कल को पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस भी हो जाए या फिर उनको उनके काम को हैंडल करने के चक्कर में उनका मेन जो उनका मैंडेट है, मेन क्रक्स है, सेंट्रल रोल है, उस चीज़ के साथ क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए, ठीक है। पार्टीज इंटरनल इलेक्शन रेगुलेट करा रही है कि नहीं, ये अभी इस चीज़ को मॉनिटर करना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर पार्टीज का मैंडेट अलग होता है, ठीक है। डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज शुड कम फ्रॉम इलेक्टोरेट। अगर अब इलेक्शन में क्या करती है, पॉलिटिकल पार्टीज को पावर में कौन लाता है, यहाँ के सिटीजन, कंट्री के सिटीजन। तो पॉलिटिकल पार्टी किस बेसिस पे वर्क कर रही है ज़्यादा मैटर नहीं करता क्योंकि अगर वो प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं शो करेंगी, प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करेंगी तो फ्यूचर में उनको इस चीज़ का रिजल्ट देखना पड़ेगा और पब्लिक जो है उनको वोट्स नहीं देगी, ठीक है। तो एक सिंपल तरीका है बताया जा रहा है कि हर पार्टी का पॉलिटिकल डिसिप्लिन उनके अंदर से, उनके इलेक्टोरेट से आना चाहिए जो लोग उनको इलेक्ट करके भेजते हैं। इफ पीपल थिंक दैट दिस पार्टी इज नॉट डेमोक्रेटिक एंड यू वांट अ डेमोक्रेटिक पार्टी, डोंट वोट फॉर देम। अगर लोगों को ये लगता है कि पर्टिकुलर जो अगर पार्टी है अगर ये डेमोक्रेटिक नहीं है और आप एक डेमोक्रेटिक पार्टी चाहते हैं तो आप उनको वोट करो। तो लोग अदर जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको भी ये चीज़ समझ में आएगी कि जो लोग हैं वो किसको वोट दे रहे हैं, पार्टी में जो पॉलिटिक्स है वो अगर डेमोक्रेटिक लेवल पे तो वैसी पार्टीज को वोट ज़्यादा मिल रही है तो जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी इस चीज़ को अपने आप अपना लेंगे। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को इवॉल्व कर सकते हैं रादर देन कि इलेक्शन कमीशन को इसमें इन्वॉल्व किया जाए और उसकी ऑटोनॉमी को हैम्पर किया जाए, ठीक है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन हमारी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और उसका कैसा रोल है हम जानते हैं कि किस तरीके का रोल प्ले करती है। प्रोबेबली द मोस्ट वेल नोन इंस्टांस ऑफ इलेक्शन कमीशन इंटरवेनिंग इन द लैक ऑफ डेमोक्रेसी इशू। यहाँ पे एग्जांपल बताया जा रहा है कि लास्ट टाइम इलेक्शन कमीशन ने कब किसी पॉलिटिकल पार्टी के अफेयर्स में इंटरफेयर किया तो एक एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ पे उनको इंटरफेयर करना पड़ता है, बट इन जनरल हमें ये चीज़ करने की जरूरत नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर आपके एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए कि पॉलिटिकल पार्टीज में डेमोक्रेसी होनी चाहिए या नहीं और इलेक्शन कमीशन को ये चीज़ इंश्योर करना चाहिए या नहीं, तो आपको यहाँ पे दोनों पर्सपेक्टिव मिले। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करना चाहिए और ऑन दी अदर हैंड हम ये भी देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को क्या नहीं करना चाहिए जिसके कारण इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी मेंटेन रहे, ठीक है। The Election Commission does not have that kind of mandate, but within the framework of the political party registration rules, the Election Commission is overseeing the compliance
विद देयर कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर बाय लॉज। ठीक है, इलेक्शन कमीशन एक चीज इंश्योर करती है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो प्रॉपर जो लॉज है हमारी कंट्री में, बाय लॉज है, जो एक्ट्स है उससे कंप्लाई कर रही है कि नहीं। तो एक ये रोल तो इलेक्शन कमीशन के पास है ही, और दिया हुआ है कि किस बेसिस पे इलेक्शन कमीशन रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कराएगी किसी पार्टी को और किस बेसिस पे उसको गवर्न करना है। तो एक इनफ पावर आई थिंक इलेक्शन कमीशन के हाथ में दिया गया है, जो राइटर का कहना है कि इसके अलावा बाकी चीजें गवर्नमेंट के साथ इवॉल्व होनी चाहिए प्रॉपर टाइम के साथ। ठीक है, ये चीज यहाँ पे कहा जा रहा है। अब यहाँ पे लास्ट में कंक्लूजन में क्या कहते हैं राइटर कि वी शुड लीव दिस काइंड ऑफ डिसीजन टू द पीपल हु आर द सोवरेन इलेक्टोरेट एंड देयरफॉर आई पर्सनली फील दैट वन शुड नॉट थिंक ऑफ दैट। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये सारी चीजें, ये डिसीजन की कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज को पावर में लाना है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज को पावर में नहीं लाना है, ये सारे डिसीजन किसके हाथ में होना चाहिए, जो हमारे सोवरेन इलेक्टोरेट है, पीपल है, उनके हाथ में होना चाहिए, जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या करते हैं, इलेक्ट करके डायस पे सेंड करते हैं। ठीक है, इस पे हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टीज प्रॉपर वे में परफॉर्म नहीं करेंगी तो इसका रिजल्ट उनको फ्यूचर में देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें इलेक्शन कमीशन के इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज में। ठीक है, तो आपको एक यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव मिल गया कि अगर ये आर्ग्यूमेंट आता है तो आपके पास एक पर्सपेक्टिव तो आ गया कि हाँ इसके पॉजिटिव्स क्या है, निगेटिव्स क्या है, ये समझ में आ गया हमें कि क्यों पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कमीशन को इंटरवीन नहीं करना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पॉलिटिकल पार्टीज के डेमोक्रेटिक अफेयर्स में या उनके इंटरनल अफेयर्स में। ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया। इसी के साथ ये वाला आर्टिकल हमारा खत्म होता है। इसके बाद हम अपने लास्ट आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो लद्दाख में जो भी करंटली प्रोटेस्ट चल रहे हैं उससे रिलेटेड स्टैटिक प्रोपोर्शन को डील करता है। ठीक है, अगर आप में से किन्होंने भी अगर लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी तो आपने ये चीज जाना होगा कि ये स्पेशल स्टेटस क्या होता है। तो यहाँ पे मेनली हम इस बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये लद्दाख प्रोटेस्ट जो है ये आपके पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल को इसके बारे में आपको रिपोर्ट लिखने के लिए आ सकता है या फिर एसे में एनालिसिस के लिए भी आ सकता है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा कि मेन इशू क्या चल रहा है और इस मतलब क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से इतना बड़ा एक प्रॉब्लम जो हमारे सोनम वांगचुक जो एक साइंटिस्ट है, इन्वायरमेंटलिस्ट है, इन्होंने एक इतना बड़ा प्रोटेस्ट स्टार्ट कर रखा है। तो हमें इसका एक बेसिक आइडिया होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस आर्टिकल में मेनली हम ये देखेंगे कि स्पेशल स्टेटस क्या है और इसका ओरिजिन कब से कहाँ से रहा है। ठीक है, मेनली हमें इस पे फोकस करना है। ठीक है, तो सो लेट्स सी। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है एक बेसिक में स्टार्टिंग में जैसा हम देख सकते हैं कि इंट्रो बताया गया है कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है, जो हमेशा हम डिस्कस करते ही इस लेक्चर में कि जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है हमारे सोनम वांगचुक, उनको डिटेन कर लिया गया दिल्ली में मंडे को, दिल्ली बॉर्डर पे। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रोटेस्टर, एक ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर थे जिन्होंने क्या क्या पिटीशन किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, किस चीज के लिए, लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के, और कुछ और भी उनके डिमांड्स है जिनको चाहती है वहाँ की पब्लिक की इस चीज को सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट करे। सिमिलर डिमांड्स हैव बीन रेज्ड इन अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर। ठीक है, इसी तरह के डिमांड्स अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में भी रेज किए गए हैं अभी रिसेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म आपके लिए आता है कि व्हाट इज एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। ठीक है, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म क्या है? तो एसिमेट्री का मतलब क्या होता है? सिमेट्री और एसिमेट्री से क्या समझते हैं आप लोग? आपने बायो में अगर डाइवर्सिटी चैप्टर पढ़ा होगा तो एसिमेट्रिकल, बायोलेटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये सारे टर्म्स आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो एसिमेट्री का मतलब, सिमेट्री का मतलब सबसे पहले हम समझते हैं। सपोज वेट अ मिनट, हाँ, सपोज ये एक सर्कल है, अगर इसको हम 20 से डिवाइड करते हैं तो इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो ये सिमेट्री हम कहते हैं। पर अगर वहीं पे कुछ एक रैंडम फिगर है, ठीक है, अगर इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये सिमेट्री नहीं है, यानी अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड। तो वहीं से एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का कंसेप्ट आता है, जहां पे हम ये डिस्कस करते हैं कि जो अलग अलग स्टेट्स है, जो हमारे अलग अलग सब यूनिट्स होते हैं एक कंट्री में, उसको डिफरेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाता है। ऐसा नहीं कि सारे एरियाज, सारे जो प्रोविंसेज है सबको इक्वल राइट प्रोवाइड किए गए। तो वैसे जहाँ पे एसिमेट्री होती है उसको एसिमेट्रिक फेडरलिज्म कहते हैं। और हमारा इंडिया इसी का एग्जाम्पल, जो हम पढ़ते हैं स्पेशल स्टेटस। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं हमारे कंट्री में जिन्हें गवर्नमेंट ने या जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड कर रखा है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। कुछ स्टेट्स को बहुत ज्यादा स्पेशल स्टेटस नहीं प्रोवाइडेड है, वहीं पे कुछ स्टेट्स हैं जिनको 5th और 6th शेड्यूल में हमने रखा है। ठीक है, तो इसको हम एसिमेट्रिक फेडरलिज्म कहते हैं। ये हमने समझ लिया, जैसे इंडिया में हम प्रैक्टिस करते हैं और यूएस और ऑस्ट्रेलिया में क्या करते हैं, सिमेट्रिक फेडरलिज्म को हम फॉलो करते हैं। अब हम हिस्ट्री में देखते हैं कि 6th और 5th शेड्यूल की हिस्ट्री क्या रही है। तो सबसे पहले तो ट्राइबल पॉपुलेशन बिल्कुल समाज से अलग होकर रहते थे। फिर जब ब्रिटिशर्स आए, उनके राइट्स का हनन हुआ, उसके बाद क्या हो गया, ब्रिटिशर्स के इंटरवेंशन के कारण उनकी सिचुएशन क्या हो गई, थोड़ी पुअर हुई, जिसके बाद उनको एक प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने की जरूरत पड़ गई। तो ये स्टार्ट कब से हुआ? अब स्टार्टिंग में क्या हो गया, बहुत सारे रिवोल्ट हुए, ट्राइबल रिवोल्ट, जैसे हमने हिस्ट्री में पढ़ा भी है, कोल्ड रिबेलियन हो गया, संथाल, मुंडा, बस्तर। जिसके बाद क्या हो गया, ये नीड आ गई ब्रिटिशर्स को करने की कि उनको एक प्रॉपर आइसोलेशन एंड प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराया जाए उनके प्रोटेक्शन ऑफ सेल्फ राइट्स के लिए।
जिसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उन्होंने क्या किया, एक ऐसे एरियाज का क्रिएशन किया जिस दो पार्ट में एक एरियाज को डिवाइड कर दिया गया, ट्राइबल एरियाज को, जो कि पहला था एक्सक्लूडेड एरियाज और दूसरा था पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज। इसी को फर्दर फॉलो करके क्या किया गया, यहाँ पे हम देखते हैं एक्सक्लूडेड क्या था। एक्सक्लूडेड एरिया मेनली वो एरियाज थे जो मेनली हिली एरियाज होते थे नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ठीक है, और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज वो थे जो ट्राइबल ट्रैक्ट से आज के टाइम पे जो हमारे 5th शेड्यूल स्टेट्स है, ठीक है, शेड्यूल्ड एरियाज जो है वो हमारे पार्शियली एक्सक्लूडेड स्टेट्स से, ठीक है। अब जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसी मॉडल पे क्या किया गया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में 5th और 6th शेड्यूल क्या किया, इंक्लूड किया, ठीक है, जो कि शेड्यूल्ड एरियाज 5th शेड्यूल डिक्लेयर करता है, जो कौन डिक्लेयर करता है, हमारे प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं। और शेड्यूल्ड एरिया के लिए गाइडिंग नॉर्म्स जो है ट्राइबल पॉपुलेशन, इनके लिए क्या क्या किस बेसिस पे हम किसी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिस्कस करते हैं वो चीज़ यहाँ पे बताया गया है, डिक्लेयर करते हैं हम, सॉरी। तो सबसे पहला वहाँ पे एक प्रॉपर ट्राइबल पॉपुलेशन होना चाहिए, एरिया बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होने चाहिए वायबल, और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होना चाहिए। कुछ एक पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करते हैं। और जो गवर्नर है उनका मेन काम क्या रहता है, रेगुलेशंस बनाना अलॉन्ग विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, रेगुलेशंस बनाना, अलॉटमेंट करना और लैंड्स का ट्रांसफर करना मेंबर जो SC STs के उनके लिए, ठीक है। और गवर्नर के कुछ यहाँ पे और भी ड्यूटीज बता रखे गए, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो बिल्कुल आपका स्टैटिक का पार्ट है जो आप पॉलिटी में पढ़ोगे। कि 5th शेड्यूल में हम क्या करते हैं, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाते हैं, और 6th शेड्यूल में क्या करते हैं, हम ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसके कुछ पावर्स है जो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ये पैरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 के पर्सपेक्टिव से आप चाहो तो इस चीज को पढ़ सकते हो। ये टोटल पैरा ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल TAC और ADC के बारे में डिस्कस किया गया, तो आप इस चीज को कवर कर सकते हो, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम द ADC सेल है। अब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का कुछ पावर बताया गया कि वो लॉज बना सकते हैं, किससे रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड, शिफ्टिंग कल्टीवेशन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मैरिज, डिवोर्स, सोशल कस्टम्स, जो कि गवर्नर को क्या करना पड़ेगा, अप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद भी उनके पास कुछ और फर्दर पावर्स है कि प्राइमरी स्कूल्स का इस्टेब्लिशमेंट करना, डिस्पेंसरीज बनाना, रोड्स एंड वाटरवेज को डिस्ट्रिक्ट में प्रमोट करना, लैंड टैक्स कलेक्ट करना, फिर उसके बाद लाइसेंस ग्रांट करना माइनिंग मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए यानी माइनिंग के लिए। उसके बाद विलेज और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स कोर्ट क्रिएट करना जहाँ पे सूट्स को ट्रायल किया जाए और केसेस जहाँ पे पार्टीज ऐसे डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाए जहाँ पे जो नॉर्मल पार्टीज जो हमारे SC ST कम्युनिटी के, मेनली ST कम्युनिटीज के, वो इन्वॉल्व हैं, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल आपका स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोविजन जो स्टेट वाइज है, हमारे जो लक्ष्मीकांत में भी डिस्कस किए गए वो चीज़ें, तो यहाँ पे हम उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मेन बताया जा रहा है कि क्या अभी के टाइम पे जो हमारे प्रेजेंट एग्जिस्टिंग लॉज है उसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है क्या, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे प्रेजेंट हमारे रिफॉर्मिस्ट हैं या फिर रिफॉर्मर्स जो कह सकते हैं इन्वायरमेंटलिस्ट है, और ऐसे बहुत सारे, जैसे हमने अभी देखा कि लद्दाख में जो प्रोटेस्ट चल ही रहा है और अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में भी ऐसे रिफॉर्म्स के लिए आवाजें उठ रही है, तो क्या हमें रियली अभी इस टाइम पे जरूरत है ये ऐसा कुछ करने की, इसके बारे में हम देख रहे हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि इन प्रोविजन के बाद भी स्टिल फर्दर रिफॉर्म्स की जरूरत है। सबसे पहले क्या करना है कि द ऑटोनॉमी ऑफ द 5th and 6th शेड्यूल एरियाज आर मोर ऑन पेपर देन इन एक्चुअल प्रैक्टिस। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो ऑटोनॉमी हमारे 5th और 6th शेड्यूल में ट्राइबल एरियाज एंड शेड्यूल्ड एरियाज को प्रोवाइड की गई है वो पेपर पे ज़्यादा और एक्चुअल प्रैक्टिस में कम है, क्योंकि रेगुलेशन जो गवर्नर बनाती है शेड्यूल्ड एरिया की, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या करना पड़ेगा, पास कराना पड़ेगा। जो एडवाइजरी डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाती है ट्राइबल एरियाज के लिए लॉज, उनको भी गवर्नर से पास कराना पड़ेगा। तो ऐसे में बहुत एक लॉन्ग प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, जहाँ पे एक जो हमारी क्या बोल सकते हैं पॉलिसी डिले, फॉर्मुलेशन डिले की वजह से ये चीज़ स्लो हो जाती है। उसके बाद क्या करना चाहिए इसके लिए, तो एक प्रॉपर गाइडलाइन सेट करने की जरूरत है जो क्या करे, 5th और 6th शेड्यूल के स्पिरिट को अपहोल्ड करे, ठीक है। और भी बहुत सारे SC STs जो हमारे एरियाज है हमारे कंट्री में जिनको फर्दर अभी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाई है, तो वैसे एरियाज को भी क्या करने की जरूरत है, शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज में इंक्लूड करने की जरूरत है, क्योंकि उनको डिप्राइव कर दिया गया उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड प्रोटेक्शन की वजह से, ठीक है। तो उनको भी नोटिफाई करने की जरूरत है शेड्यूल्ड एरियाज में। अभी कहा जा रहा है कि 125th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया था जो कि अभी राज्यसभा में पेंडिंग है। इसका मेन एम क्या था, ज़्यादा फाइनेंशियल पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो है 10 और भी बाकी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को क्या करना, प्रोवाइड कराना। द यूनियन गवर्नमेंट हैज एग्रीड टू फॉर्म अ कमिटी हेडेड बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स टू रिजॉल्व द इशू दैट हैव बीन होल्डिंग अप द पैसेज ऑफ द बिल। यूनियन गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है जिसपे देखना है कि क्या प्रॉब्लम है कि बिल पास नहीं हो पा रही है। अब इसको तो इसमें क्या प्रॉब्लम है गवर्नमेंट अभी देख रही है, कमेटी देख रही है, फिर आगे पता चलेगा। और चौथी चीज बताई जा रही है यहाँ पे, द अरुणाचल प्रदेश असेंबली एंड द मणिपुर हिल एरिया कमेटी फॉर द हिल एरियाज इन द स्टेट हैव पास्ड रिजोल्यूशन इन रिसेंट ईयर्स फॉर देयर इंक्लूजन इन द 6th शेड्यूल, ठीक है।
तो ये जो प्रॉपर कमिटीज़ हैं हमारे मणिपुर में और अरुणाचल प्रदेश में, इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कि इन एरियाज़ को भी 6th शेड्यूल में क्या किया जाए, ऐड किया जाए। ठीक है, तो अभी डिमांड बढ़ रही है उसके साथ ही क्या 6th शेड्यूल में ऐड करने के लिए लद्दाख को। तो जो भी ट्राइबल एरियाज़ है हमारे कंट्री में, उनको 6th शेड्यूल में ऐड करने की क्या हो रही है, डिमांड बहुत ज़्यादा तेज हो रही है। तो हमें इस चीज़ को कंसिडर करने की ज़रूरत है कि आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, किस तरीके से हम उस डिमांड को एग्जामिन कर सकते हैं, एग्जामिन करना, फिर नेसेसरी जो डिसीजंस हमारे लिए जरूरी है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज़ गवर्नमेंट को लेना चाहिए, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो इस आर्टिकल में भी हमने ये चीज़ देखा कि शेड्यूल्ड एरियाज़ क्या है, ट्राइबल एरियाज़ क्या है। तो 5th शेड्यूल में जो भी स्टेट्स हैं उनको हम शेड्यूल एरियाज़ कहते हैं। ठीक है, और जो हमारे 6th शेड्यूल में स्टेट्स हैं उनको ट्राइबल एरियाज़ कहते हैं। 5th शेड्यूल के लिए हम ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाते हैं, 6th शेड्यूल के लिए हम ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाते हैं। इसको अगर और डिटेल में पढ़ना है तो आप लक्ष्मीकांत प्रीफर कर सकते हो, और या फिर ये आर्टिकल एक बार आप खुद से भी पूरा पढ़ लो लाइन बाय लाइन, तो आपको एक प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि स्पेशल स्टेटस होता क्या है, ट्राइबल्स क्या होते हैं, ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल्ड एरियाज। ठीक है, और लद्दाख का क्या टेक है यहाँ पे, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। यहाँ पे हमने इंट्रो भी देखा, बॉडी भी देखा, स्टैटिक चीज रिलेटेड, और कंक्लूजन भी देखा। तो यहाँ पे इसके साथ हमारा इस वीक का जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल डिस्कशन था ये खत्म होता है। आप लोग फर्दर इसके साथ क्या कर सकते हैं, आगे बुक्स को पढ़ते रहें। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि आप पूरे वीक क्या करो, न्यूज़पेपर को एक रीडिंग लगाओ, बिल्कुल उनके एडिटोरियल्स की रीडिंग लगाएं आप, ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया रहे कि इस वीक में इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या रही है। इससे आपके करंट अफेयर्स में भी अपडेटेड आप रहोगे। उसके साथ ही क्या होगा, जब आप लास्ट में वीकेंड पे जब ये लेक्चर्स आप देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा, और आपको ये भी चीज़ समझ में आ जाएगा कि आर यू ऑन द सेम लाइन्स विथ अस, और आप किस लाइन पे जा रहे हो, अपनी प्रिपरेशन में सही जा रहे हो। अगर कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप वो भी चीज़ कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों पे आपको कंटिन्यूअसली फोकस करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका एक स्किल भी डेवलप हो जाएगा, और आपके पेपर 2 और करंट अफेयर्स जो सेक्शन है आपका पेपर 1 का भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। टिल देन आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी टिल देन, टिल द लास्ट। थैंक यू, जय हिंद।